हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो मन लगाइए और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस वर्ष कोरोना काल में तो पढ़ाई आप लोगों की ऐसे ही होनी है, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, वेबएक्स, इन्हीं सब चीज़ों से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय अभिक्रिया। ये टॉपिक क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि कक्षा 11वीं में रेडॉक्स रिएक्शन अपचयोपचयन अभिक्रिया नाम का एक पूरा चैप्टर है, और क्लास 12th में जब आप लोग विद्युत रसायन के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय पर रेडॉक्स रिएक्शन काम में आता है, और यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको विद्युत रसायन वाला टॉपिक समझने में मुश्किल जाती है। कई बार विद्यार्थी 11th पास होकर 12th में आ जाते हैं, बट उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो आज हम समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है, जिसे हिंदी में अपचयोपचय, ये अपचय और उपचय इन दोनों से मिलके बना हुआ है। अब इसे हम सामान्य भाषा में ऑक्सीकरण और अपचयन भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का जो पुराना कॉन्सेप्ट था, उस समय पे सबसे शुरू में ये जब कॉन्सेप्ट दिया गया तो ये कहा गया कि किसी भी परमाणु, आयन या अणु में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तब उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में ये बताया गया कि जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तब उसे अपचयन कहा जाता है। अब बाद में ये परिभाषा को थोड़ा और ब्रॉड किया गया, और ये कहा गया कि केवल ऑक्सीजन नहीं, कोई भी विद्युत ऋणी तत्व यदि जुड़ रहा है तो उसे ऑक्सीकरण, और यदि कोई विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है तो उसे अपचयन का नाम दिया गया। अब विद्युत ऋणी तत्वों में सारे के सारे अधातु आ जाएंगे जो ऋणायन बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। विद्युत धनात्मक तत्वों में सारे के सारे धातु आ जाएंगे जो धन आयन बना सकते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसे फिर एक और रूप में भी परिभाषित किया गया, ऑक्सीकरण किसी परमाणु, आयन या अणु में से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकलना। जैसे अपचयन में जुड़ रहे हैं ना, तो इसका ठीक विपरीत क्या, हाइड्रोजन या कोई भी विद्युत धनात्मक तत्व का हटना या बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहा गया। इसमें मैं माइनस साइन लगा देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। और अपचयन में जैसे यहाँ पे जुड़ कौन रहे हैं, विद्युत ऋणी तत्व यानी कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पर यदि कोई भी विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन या कोई भी अधातु जब बाहर निकले तो भी उसे अपचयन कहा गया, और जब कोई हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकलता है यानी कि हटता है तो उसे ऑक्सीकरण कहा गया। और यदि कोई विद्युत ऋणी तत्व या ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व जुड़े तो अपचयन। परंतु ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चले, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, ये किसी अणु का मोहताज नहीं है कि ये जुड़ेगा ये हटेगा तब वो अपचयन या ऑक्सीकरण होगा। इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी अणु, परमाणु या आयन में से जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जैसे देखिए सोडियम यदि इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन बना ले तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक ऐसे ही कैल्शियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर तो ये भी ऑक्सीकरण है। और इसको हम संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए रूप में भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये परमाणु के रूप में है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए धन 1 हो गई, यहाँ पे धन 2 हो गई है। मतलब जब ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है तब ऑक्सीकरण होता है। दूसरा, अपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, जैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बना ले तो आप इसे अपचयन कहेंगे। ठीक ऐसे ही यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना ले तो ये भी क्या कहलाएगा, अपचयन। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या 0 से और घट के -1 हो गई है। यहाँ पे देखिए 0 से घट के -1 हो गई है। अब जब आप ऑक्सीकरण और अपचयन समझ गए तो अब हम आते हैं रेडॉक्स में। जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तब आप उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बना लें तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन से
हाइड्रोजन आयन में बदला। यहाँ पे ये 0 है लेकिन यहाँ पर +1 है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और क्लोरीन में देखिए ये क्लोराइड आयन में बदल रही है, मतलब ये 0 से -1 में, तो इसका क्या हुआ? अपचयन। अगर आप पुराने वे में भी देखिए तो हाइड्रोजन में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन जुड़ रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ। और क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, इसीलिए इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसीलिए ये ऑक्सीकरण और अपचयन कहलाया। अब इसमें एक और जगह पे आप कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा का कंफ्यूजन रहता है, बहुत हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं तब भी। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये क्या है? ये ऑक्सीकारक है। अगर आप सोडियम को कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए तो वो करेगा क्या? वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कभी भी ऋण आयन नहीं बनाएगा। धातु है भाई, विद्युत धनात्मक है, तो बना नहीं सकता वो, तो ये ऑक्सीकारक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण में ये जब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसे जिंक का ऑक्सीकरण हुआ और ये क्या बना? जिंक आयन बना। तो इससे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, इसे इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। अगर किसी का ऑक्सीकरण होना है तो उसे क्या करना है? अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो कोई एक होना चाहिए जो क्या करे? उनके इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाले। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाल रहा है वही ऑक्सीकारक है, मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी वो क्या रहेगा? ऑक्सीकारक। परंतु चूंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो स्वयं क्या होगा? अपचयित हो जाएगा। वो अच्छा ऑक्सीकारक है, क्यों? क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलवाना है उसे, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बिना इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं हो सकती, लेकिन ये स्वयं अपचयित हो जाएगा क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। अब देखते हैं अपचायक। अपचायक कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दे, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो अच्छे अपचायक होते हैं, जैसे लिथियम भी है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वे अच्छे अपचायक होते हैं। अब जो अपचायक होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और स्वयं क्या हो जाएंगे? वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर कॉपर आयन से ये बने कॉपर, तो इसके लिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो देने वाला इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हो गया? जो भी अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अपचायक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जिसने प्रदान किया वो कौन हो गया? अपचायक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अगर आप सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो त्याग रहा है मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया, स्वयं ऑक्सीकृत होगा, लेकिन रहेगा वो अच्छा अपचायक। अपचायक है। अपचायक वो जो इलेक्ट्रॉन दे, ऑक्सीकारक वो जो इलेक्ट्रॉन किसी से खींच के निकाले। तो ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित हो जाता है और अपचायक स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक। ये जो 2-3 मिनट मैंने आप लोगों को जो बोला ये आपको बार बार रिवाइंड करके देखना होगा, तभी समझ में आएगा। फिर इसके बाद रेडॉक्स को आप 2 शब्दों में तोड़ लीजिए, रेड और ऑक्स। याद रख लीजिए रेड कैट, और आर्टिकल लगा दीजिए ऑक्स के सामने एन। ये वर्ड याद रखिए, ये याद रखिए। लाल रंग की बिल्ली है और एक बैल है। तो रेड ऑक्स यानी कि कैथोड पर, हम विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड की बात कर रहे हैं, और ये एनोड पर। तो कैथोड पर अपचयन होगा और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। जैसे जब आप एक सेल बनाते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और यहाँ पर जिंक की रॉड डाल देते हैं, और एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और यहाँ पर एक कॉपर की रॉड डाल देते हैं, दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। दोनों को लवण सेतु से जोड़ दिया और इसके बाद फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसके बाद जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनता है एनोड
और यहाँ पर बनता है कैथोड। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिंक से बनता है जिंक आयन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और यहाँ पर कैथोड पर अपचयन की, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई, और अपचयन की अभिक्रिया होती है जिसमें कॉपर आयन विलयन में जो मौजूद है वो बदल जाते हैं कॉपर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये अभिक्रिया है अपचयन। तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि रिडक्शन हमेशा रेड कैट यानी कि कैथोड पे होता है, अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पर, और ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर। ठीक है, एन ऑक्स, ऑक्सीकरण एनोड पर। ठीक है, रेड कैट, रेड रिडक्शन कैथोड पर। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। लेकिन अगर आप उल्टा कर दें, कॉपर की छड़ लें और इसे जिंक सल्फेट में डुबा दें तो आगे कोई क्रिया नहीं होती, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक नहीं बनता। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर आप ढूंढिए, और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कमेंट करके बताइए। इसी पर फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी पर बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।